ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? वो 1 लाख है। 1 लाख का लोन लिया HBL से किसी ने, और उसके ऊपर 10,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट कोई पे कर रहा है, ये क्या हुआ? ये सूद है। ऐसे ही है ना, विदाउट ड्यू कंसिडरेशन। विदाउट ड्यू कंसिडरेशन का मतलब होता है कि उसका कोई हक नहीं है कि ठीक है आपने लाख रुपया कर्जा लिया था, वो तो आप लौटा रहे हैं, ये 10,000 आप किस चीज़ का दे रहे हैं? क्या इस पैसे को इस कर्ज के बदले में? यही तो सूद होता है। और ये जो लोन का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो याद रखें सूद होगा ही लोन के अंदर होता है, वैसे नहीं होता। लोन के अंदर होता है। लोन का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वैसे ही है लोन का। एक तो एक लोन का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके अंदर कंडीशन लगा कर दिया गया हो। बात ये भी है, हदीस के अंदर मामला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज का मामला ऐसे था किसी का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वापस लौटाया तो ज़्यादा दे दिया कि मसलन लाख था तो लाख की बजाय 1,10,000 1,20,000। इसको हुस्न अदा कह देते हैं शरीयत में। ये जब है कि जब अंडरस्टैंडिंग ना हो और कंडीशन ना हो, कि ऐसे ना हो कि वो अंडरस्टैंडिंग वैसे कह ले कि ठीक है मैं आपसे मांगूंगा नहीं, मैं वो करता हूँ, लेकिन ये कि आप ज़्यादा दे दीजिएगा, तो ये हीला करे, ये भी फिर हराम होगा, सबको ही पता है। अब देखिए द की डिफरेंस बिटवीन इस्लाम। यहाँ तक तो बात कोई पूछनी हो या कोई उम्मीद है कि नहीं होगी, तो जनरल बातें थी जी। तो पैसों की बजाय अगर कोई चीज एशिया दे दे वो भी हराम है, किसी भी किस्म का फायदा। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है भी कोई भी फायदा। मसलन ये है कि एक आदमी जैसे हमारे इलाकों में कर लेते हैं कि भाई आप यूँ कर लो कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मेरी ये दुकान इस्तेमाल करते रहो, जब आप 5 लाख दोगे मैं आपको दुकान छोड़ दूंगा। दुकान का किराया है 30,000 रुपये, दुकान का किराया है 30,000 रुपया। ये 30,000 नहीं दे रहा महीने का, गोया दूसरे अल्फाज में 30,000 रिबा होगा। 30,000 का बेनिफिट ड्राइव कर रहा है। या दूसरी सूरत में ये करते हैं कि 5 लाख दे दो, ये 5 एकड़ मेरे ले लो, इनकी वैसे जो ठेका मुस्ताजरी है वो तो 40,000 के हिसाब से मैं आपसे 20,000 लूँगा। या घर का किराया है, हाँ घर का किराया है, वही है कि 40,000 घर का किराया है, आप 5 लाख पहले दे दो तो किराया आपसे 20 ले लूँगा। तो ये जो 20,000 का डिस्काउंट दे रहा है, इसकी बेस क्या है? यही लोन। तो लोन के ऊपर ही फायदा ड्राइव कर रहा है ना, तो इसलिए फिर अल्टीमेटली सूद हो जाएगा। लोन देकर कोई भी फायदा लेना किसी भी किस्म का। आपने मशहूर वाक़या सुना होगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि उन्होंने किसी को लोन दिया हुआ था, एक जनाजे में खड़े थे, सारे लोग दीवार के साए में खड़े, इमाम साहब धूप में, कहा कि आप भी आ जाएं। तो कहा नहीं नहीं, घर वाले को कर्जा दिया हुआ है, ये फायदा उठा लूंगा। हालांकि ये तो दूर तक तकवा था उनका। तो कर्ज देकर उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई फायदा फिर आप उस बंदे से नहीं ले सकते। हाँ अगर कोई आपकी पुरानी कोई डीलिंग उसके साथ ऐसी चली आ रही है, फैमिली मैटर्स हैं, आप गिफ्ट लेते देते हैं, सारा कुछ है, फिर कोई मसला नहीं है, वो आपकी पुरानी के ऊपर ही बेस करेगा, इस लोन के ऊपर बेस नहीं करेगा। सर इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन, यहाँ तक कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और वो आपके घर कोई खाने की चीज़, बच्चे के लिए कोई गिफ्ट, यहाँ तक आप उसके साथ अगर उसका कोई बाइक वगैरह उधार मांग लेते हैं, वो भी यूज़ करना हराम होगा, रिबा काउंट होगा, अनलेस कि आपकी पहले से उसके साथ ऐसी डीलिंग चलती आ रही हो और अब आप उसको कंटिन्यू ही कर रहे हैं, कोई वो नई चीज़ ना हो, सिर्फ लोन की वजह से वो आपको। यहाँ तक कि आपका अगर वो अपने दफ्तर में कोई काम कर देता है जो पहले वो आपको नहीं करके दे रहा था, वो भी रिबा में काउंट होगा। ये बड़ा ख्याल करना चाहिए इस मामला के अंदर स्पेशली। तो कैश होगी नहीं भाई, किसी भी किस्म का एक बंदे ने गाड़ी उधार पे ली हुई है 1 साल के उधार पे कि अगर आप आज परचेज करते हो तो वो 10 साल की, अगर आप मुझे 1 साल बाद में करोगे तो वो 11 माह की, ये जायज होगा? नहीं, वो तो सेल परचेज करें, लोन का मामला तो नहीं है ना। मैंने कहा था ना कि लोन होगा तो सूद होगा, लोन होगा तो सूद होगा, वो तो सेल परचेज है कि भाई आप ये गाड़ी है, आप आज पैसे दे दो 10 लाख, साल बाद दोगे 11, लेकिन ये अभी तय कर लेंगे 10 वाली स्लैब में खरीद रहे हो 11 में। ऐसा नहीं है कि लोग उठा के ले जाए, ठीक है मैं हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर आपने अभी आपसे आप लेके चले गए, आपसे पूछो आप गाड़ी लाए हो खरीद के? हाँ खरीद के लाए हूँ। अब खरीद के लाए हो, ये तो हमारा नहीं, बाकी भी दुनिया के ला यही कहते हैं कि आप एक चीज़ को अगर आप परचेज करके लाए हैं ना तो उसकी प्राइस का आपको पता होना चाहिए। तो इसकी प्राइस का आज कार का आपको पता है? आपको तो नहीं पता, आपका यार मैं उसको बताऊंगा सोच के। अब उससे अगर कोई पूछे कि आपने गाड़ी बेच दी है, कितने की बेची, वो भी कहेगा यार मुझे प्राइस का पता नहीं है। ऐसे ही है ना। तो शरीयत भी वैसे भी ला भी सारे ये कहते हैं कि ये आपकी डेफिनेट सेल नहीं है। सेल परचेज तो यही है कि उसके अंदर शरीयत ये कहते हैं कि प्राइस भी आपको क्वान्टिफाइड और स्पेसिफाई हो कि कितनी है, और वो जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो भी। तो इसमें ये सेल परचेज फिर डिफाइन नहीं होती। तो इसमें ये है कि आप 10 की, चाहे उसके स्लैब रेट 20 बना लें आप, कि अभी देते हो आज तो 10 लाख की, 1 माह के बाद 10.25 की, फिर 10.5 की, फिर 11 की, 12 की, पूरा आप उसको शेड्यूल थमा दें। लोग बाकी कंपनियां ऐसे काम करती भी हैं उधार पे, लेकिन ये कि आप अलग होने से पहले डिफाइन अभी करके जाएं कि मैंने किस स्लैब रेट के तहत ये खरीदी है। 10.5 वाले के साथ खरीदी है, 6 माह के बाद पैसे दे दूँगा।
फिर ये सेल परचेज सही होगी एज पर शेयर। और ये प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक। अगर ये प्राइस चेंज होती है तो फिर ये अलाउड नहीं होगा, तो ये अगेन रिबा में चली जाएगी। एक बार सेटल हो गई, सेल परचेज हो गई, एग्जीक्यूट हो गई कि साल बाद में आपको लेट्स सपोज 10 वाली गाड़ी 11 दूंगा, ये अमाउंट चेंज नहीं हो सकती उसके बाद। ये अलाउड है कि आप साल बाद की अमाउंट ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, इतना अलाउड है। तो जनाब कन्वेंशनल बैंक की अगर हम देखें ट्रांजैक्शन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर, कन्वेंशनल के अंदर क्या होता है कि देखें एक तरफ बैंक है और एक तरफ ये क्लाइंट है। बैंक उसको मनी दे रहा है, पहली लाइन के अंदर देखें लोन के तौर पर देता है 1 लाख रुपया दे दिया, ये फिर क्या करेगा उस 1 लाख के ऊपर प्लस 10,000 और मिलाकर इंटरेस्ट के रूप में इसको वापस, सिंपल ऐसे ही करते हैं ना। कन्वेंशनल बैंक यही करते हैं, एक तरफ से डिपॉजिटर से 1 लाख रुपया ले लिया कि आपको 10% इसके ऊपर सूद दे देंगे 6 माह के अंदर, तो साल के अंदर, समझ गए। और फिर वही पैसा आगे मिस्टर बी को दे दिया, मिस्टर ए से लिया, मिस्टर बी को दे दिया 15% पे, इससे जब 15% वापस आया 10% उसको दे दिया, 5% कुछ न अपना कर दिया। यही करते हैं ना, उधर भी कर्ज लेते हैं इधर भी कर्ज, ठीक है। तो दोनों तरफ इनका यही हाल है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो फाइनेंसिंग साइड है वो वाली मिसाल दी हुई है कि ये क्या इसको सिर्फ लोन देगा, लोन के ऊपर वो रीपे करेगा, वो एक पहला जो लोन है 1 लाख रुपया प्लस उसके ऊपर 10,000 वो जो उसके ऊपर सूद है। इस्लामिक क्या करेगा, इस्लामिक देखें यहाँ पर ये एक फर्क तो है कि इस्लामिक में हम ये करते हैं कि ये जब हमारे पास आया तो हम इसको गुड्स एंड सर्विसेज ही देंगे, हम इसको पैसा वो 1 लाख रुपया नहीं दे रहे। वहां पर तो मनी दे रहे थे ना, उसको करेंसी देते थे, कर्ज दे रहे थे ना पैसे, यहाँ पर पैसा नहीं देता इस्लामिक। वही जो सर ने भी बताया था कि एसेट बेस्ड और एसेट बैक्ड इकोनॉमी है इस्लाम की। तो यहाँ पर ये 1 लाख रुपए की फर्ज किया कि मोटरसाइकिल ले गया, अब जब ये वापस करेगा ये हमें पैसे देगा, मोटरसाइकिल की कीमत देगा। 1 लाख रुपए का मोटरसाइकिल ले गया ये हमसे, हमने 1 लाख वाला मोटरसाइकिल खरीद के इसको 1,20,000 का दे दिया। समझिए, हम आप खुद भी अपनी जिंदगी के अंदर कितने काम करते हैं। हम हमारे इलाके के अंदर भैंसे हैं, गंदम है, क्या क्या लोग खरीदते हैं कि भाई 1 साल की उधार पे कपास की उधार पे दे दें, 1 लाख वाली चीज 1.5 लाख की 1.25 लाख की लोग खरीदते हैं ना। वो जब पैसे आने होते हैं हम क्या कहते हैं कि हमने चीज भैंस बेची थी उसके 1.5 लाख आने हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन ये तो कोई नहीं कहता कि सूद है या कुछ है। तो हमारे यहाँ माशरे में भी यही है। तो वही ये इस्लाम का ही मॉडल है। अब बैंकों के अंदर जब आए हैं तो इनको प्रॉपर डेफिनेशन के तहत और प्रॉपर इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके तहत इनको लाकर थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है, बाकी कोई नई चीज नहीं है। बैंक को भी हम ट्रेडिंग हाउस ही कहते हैं, सिर्फ बैंक का नाम अगर इस्लामिक बैंक के साथ हमने लगाया हुआ है तो उसकी वजह ये कि आम बंदा समझता ही नहीं। हम कहते हैं इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस में जाके आप पैसे जमा करें, कोई करवाएगा, आप करवाएंगे नहीं यार, बैंक में पैसे जमा होते हैं, इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस में कैसे हो सकते हैं। तो इस वजह से उसका नाम बैंक है, लेकिन हम इसको जब ट्रीट करें तो शरिया के सर्टिफिकेट पे जाते हैं कि हम इसको ट्रेडिंग हाउस ट्रीट करते हैं। सामान खरीदता है बैंक और आगे बेच देता है। अगेन जैसे आम दुकानदार खरीदता है ऊपर प्रॉफिट ऐड करके बेचता है, तो बैंक भी उस तरह करता है, बैंक प्राइस डिक्लेयर कर देता है, मैंने इतने में खरीदा इतने बेचा, तो सच बता रहा होता तो अलाउड है, जो भी अलाउड है। समझ गए जनाब, ये सर ने बहुत अहम बात की तरफ एक इशारा किया है। अगर आपको समझ आई कि हम ये जो इस्लामिक बैंक करते हैं ये ट्रेडिंग ही करते हैं। अब मसला ये है फिर हमने ये जो बोर्ड लगाए हुए हैं इस्लामिक बैंकिंग के, ये क्यों लगाए हैं, जो जिससे मिसकंसेप्शन होती है। देखें दुनिया के अंदर मैंने कहा था कि 400 साल से बैंकिंग चल रही थी और सारी की सारी हराम ही चल रही थी। सर इनफैक्ट कहा जाता है कि राइटिंग वाज इन्वेंटेड टू कीप ट्रैक ऑफ डेट, कि कर्जा उधार दिए हुए के सिर्फ हिसाब रखने के लिए राइटिंग इन्वेंट की गई थी, इतना पुराना है ये बैंकिंग। जी बिल्कुल। तो अब ये था कि दुनिया के अंदर जब मुसलमान इस फील्ड के अंदर आए ना, इसलिए हमको ये जरूरत पड़ी हम इस्लामिक बैंकिंग के बोर्ड लगा रहे हैं। आपने देखा कि कभी कोई कपड़ा बेचता है वो लिखता है इस्लामिक क्लॉथ हाउस, इस्लामिक सरिया हाउस, इस्लामिक मिल्क हाउस, कोई नहीं लिखता। वो सारी चीजें हलाल हैं, समझ गए। लेकिन बैंकिंग की फील्ड पूरी दुनिया के अंदर ऐसी थी कि वो हलाल 1% भी नहीं थी, सारी हराम थी। जब मुसलमान इस तरह मुतवज्जे हुए तो उन्होंने डिफरेंशिएट इसलिए किया, ये बोर्ड लगाने की जरूरत थी, इसीलिए पड़ी है, समझ गए। अगर दुनिया के अंदर ये पैरेलल पहले से चली आ रही होती ना, फिर तो ये भी इतना मसला नहीं था, अपने नाम लिखते पता चल जाता कि ये फलां तो इस्लामी काम करता है, फलां नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये इंडस्ट्री 100% सूदी थी, इसलिए जब मुसलमान आए तो उन्होंने, अब वही मैंने जैसे कहा कि सरिया वाला, दूध वाला, कोई जूते वाला, कोई नहीं लिखता कि इस्लामिक बूट हाउस और फलां, कि है ही हलाल, प्रोडक्ट भी हलाल होती है और तकरीबन बेचने का वे भी हलाल ही होता है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ बैंक 100% हराम थे और उनका वे भी 100% हराम था, तो इसलिए इस्लामिक को डिफरेंशिएट किया। अब जिस मुल्क के अंदर 100% अगर फर्ज किया पाकिस्तान में हो जाए 100% इस्लामिक हो जाए, तो इस्लामिक का लफ्ज़ ही हटा देंगे, सिर्फ बैंकिंग का नाम लिखा जाया करेगा कि फलां बैंक है, फलां बैंक है। उन लोगों को ये बाबर हो जाएगा कि अभी ये भी आम कपड़े वालों की तरह, जूते वालों की तरह एक चीज़ अपनी बेच रहे हैं, समझ गए।
اب سریے والا کبھی نہیں لکھتا اسلامک سریہ ہاؤس، وہ کیا کرتا ہے سریہ لاتا ہے فیکٹری سے رکھتا ہے اور بیچتا ہے، ایسے ہی ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کلائنٹ آیا کہ مجھے 10 لاکھ کا سریہ چاہیے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں اسی طرح وہ فیکٹری سے خریدتا تھا، ہم فیکٹری سے خریدیں یا اسی سے خرید لیں. 10 لاکھ کا سریہ خریدیں گے، اس کو کہیں گے یہ ادھار پہ 12 لاکھ کا لے جاؤ. اب سریے والی دکان میں اور ہمارے میں کوئی فرق تو نہیں رہا نا کہ ہم بینک ہے، مثلا ہمارا NRSP بینک ہے، آپ آئے آپ نے کہا کہ میں نے 10 لاکھ کا سریہ خریدنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے 10 لاکھ کا سریہ فیکٹری سے خریدا، اس کے اوپر اپنا قبضہ کیا اور اس میں اپنا 2 لاکھ روپے پروفٹ ایڈ کر کے آپ کو 1 سال کے ادھار پر بیچ دیا 12 لاکھ کا. اب سریے والی دکان والا بھی یہی تھا، بس یہ کہ وہ ادھار پہ نہیں بیچ رہا تھا، وہ نقد وہ کہتا ہے کہ میں نقد بیچوں گا. بیچتے ہیں وہ بھی ادھار پہ بھی دیتے ہیں، نقد پہ بھی دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی ادھار پر لیں. تو وہی کام ہم نے کیا، لیکن اس کو اسلامک کا بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس میں سارے حلال کر رہے ہیں. ہمیں یہ جھنجھٹ اسی لیے پالنا پڑا، یہ کمپنی بنانی پڑی، اس میں 30-35% ٹیکس دینا پڑا اور ریگولیٹری باڈی کے اندر آنا پڑا اور کیا کچھ اس کے اندر سلسلے رکھنے پڑے. یہ تو بلکہ کتنا ایکسپینسو ہے، اس عام آدمی کا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ سسٹم کے اندر جب ہم آئے تو دنیا میں سسٹم ایسا تھا ہی نہیں پہلے کہ کہیں حلال ہو، سمجھ گئے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ گڈس دیں گے، سروسز دیں گے، اس طرح کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو ڈپازٹ سائڈ ہے، ڈپازٹ سائڈ کا اگر آپ فرق دیکھیں کہ پہلے تو کنونشنل کا دیکھ لیں، ریڈ والا کہ ڈپازٹ جب بھی آتا ہے لون کی صورت کے اندر ہی آتا ہے. یہ لون ہی لوگ لیتے دیتے ہیں، جتنا بھی سیونگ ڈپازٹ آتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ کنونشنل بینکوں کے اندر، وہ سارے کا سارا لون کے طور پر آتا ہے، وہ سارا بینک کے پاس آتا ہے. جبکہ اسلامک میں ہم جو لیتے ہیں وہ ہم اس کو ڈیفرینشیٹ پہلے سے ہی کر دیتے ہیں، کلاسیفائی کر دیتے ہیں الگ الگ کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ الگ ہوگا اور سیونگ اکاؤنٹ الگ ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ آن دی بیسس آف قرض ہوگا اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہوگا وہ ہم پارٹنرشپ بیس پہ، اس سے ہم آپ کے پیسے سے کاروبار کریں گے اور جو پروفٹ ہوگا وہ پھر ہم آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے. سمجھ گئے. وہاں پر کیا تھا کہ سارا پیسہ وہ سیونگ کا ہو یا کچھ، وہ سارا کا سارا لون کے طور پر لیتے تھے. یہاں پر ہم ایسے نہیں کرتے، یہاں پر ہم جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو لون کے طور پر لیتے ہیں اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ ہم پارٹنرشپ بیس لیتے ہیں، مشارکہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، مشارکہ یا مضاربہ کی بیس پہ لیتے ہیں. اس سے ہم کاروبار کرتا ہے بینک اور پھر واپس کر لیتا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ میں نے کہا کہ اسلامک میں بھی ہم لون پر لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم کوئی روپیہ واپس نہیں کرتے، اضافہ نہیں دیتے، اس لیے سود نہیں ہوتا. وہ جتنا لاکھ جمع کرایا لاکھ ہی واپس کریں گے. کرنٹ اکاؤنٹ پہ تو ایکسٹرا وجہ بھی ہے لون کے اوپر کہ اگر آپ امانت لیتے ہیں اور لیٹس سپوز وہ چوری ہو جائے گی تو آپ واپس دینے کی ذمہ دار نہیں ہے، اس وجہ سے لون پر لیتے ہیں. جو ورڈ لون کا یوز کرتے ہیں اس لیے کیونکہ اسلامک لون جو ہے سوشل ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر ہم پیسے اوپر نہیں لے سکتے. تو پیور اسلامک لون ہے یہ، جس کو ہم لون پہ لیتے ہیں کیونکہ اب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں، اگر چوری بھی ہو جائے تو آپ نے واپس دینے ہیں. اور اگر امانت والے پیسے جو نوٹ آئے ہوں گے، جو چیز آئی ہوگی وہی چیز واپس کرنی ہوگی. جبکہ لون کے کیس میں ہم نے ادھار لیا، آپ نے اتنے پیسے واپس کرنے ہیں، آپ نے ضروری وہی نوٹ واپس کریں گے. اس وجہ سے اس کو لون کے طور پر لیتے ہیں، امانت کے طور پہ نہیں لیتے ہم پھر بینکنگ کے اندر. سر اگر لاس ہو جاتا ہے، پروفٹ نہیں ہوتا تو لاس شیئر ہوگا، وہ لاس شیئر ہوگا ان کو، وہ لاس شیئر پھر ہم کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے اسی طرح پورا. اب کنسیپچول اینڈ سوشل ریلیجیس لیول اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اسلامک بینک ہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ منی لینڈ نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ کیناٹ ڈیل ود انٹرسٹ اینڈ نان پرویزبل انڈسٹریز. اب یہ کہ کوئی شراب بنانے والی فیکٹری ہے اس کو تو یہ فنانس ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے کہ انڈسٹری بھی. یاد رکھیں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیز بھی، چاہے وہ ملک ہو، قوم ہو، ایک گھر ہو، ایک فرد ہو، اگر تو اللہ کی حدود کے اندر ہے وہ صحیح ہے، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. اللہ کی حدود کو جو بھی چھوڑتا ہے، جو بات بات قرآن میں اللہ کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا. ہمارے عام بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس لمٹ کو کراس نہ کرنا. اللہ بھی بار بار کہتا ہے یہ حد ہے، اس سے آگے نہ آنا. تو یہ جو لمٹ ہے، لمٹ ہم جب بھی کراس کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی بھی خراب کر لیتے ہیں. اگر کوئی معاشرہ اللہ کی لمٹس کو کراس کر لے، وہ معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ قوم بھی خراب ہو جاتی ہے، پوری دنیا بھی. پہلے دنیا ایسے ہی ہوتی تھی، نبی کوئی بھی آتا تھا اس کی قوم جب لمٹ کراس کر لیتی تھی تو اللہ پاک عذاب بھیج کے اس کو ختم کر دیتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ نہیں مانتے، اب تو پوری قوم ہی خراب ہو گئی ہے، بس مجھے کوئی ضرورت نہیں. ضرورت تو اللہ کو پہلے ہی پوری کسی کی بھی نہیں ہے. پوری دنیا خدا نخواستہ معاذ اللہ کو گالیاں دینے لگے، اللہ کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو بڑا ذات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے، پھر ختم کر دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھی کہ اللہ میری قوم کو ہلاک نہ کرنا. تو اس کی برکت سے ہم لوگ رہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ لمٹ، پھر یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ لمٹ کے اندر رہتی ہے، یہ شریعت کی اس لمٹ کے اندر فنانسنگ کرتی ہے.
حرام چیزوں کے اندر نہیں کرے گی. تو یہ خود ایک معاشرے کو ہم بینیفٹ دیتے ہیں. دوسری بات کہ بزنس ماڈل اینڈ گورننس فریم ورک کیا ہے کہ IBA اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشنز ایکٹیولی پارٹیسپیٹ ان ٹریڈ اینڈ پروڈکشن پروسیس. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورننگ فریم ورک کی ٹرم آف شریعہ ایڈوائزر اینڈ شریعہ سپروائزری بورڈ. تو یہ چیزیں بھی ان میں الگ سے ہوتی ہیں.